हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त आर.के. सिंह। आज आपके नए वीडियो में जो बोर्ड की एग्ज़ाम चल रही है उसकी तीसरी सीरीज में सोशल साइंस का, सोशल स्टडीज़ का जो तीसरा चैप्टर है उसमें से हमने आज आप लोगों को शेयर किया है। वो चैप्टर है इकोनॉमिक्स। हम लोगों ने दो आपको शेयर किया, एक हिस्ट्री हो गया है चैप्टर 1, दूसरा कल मैंने आपको शेयर किया सिविक्स यानी पॉलिटिकल साइंस से आपने पावर शेयरिंग को देखा। और आज ये जो चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है हिस्ट्री का, सॉरी इकोनॉमिक्स का, चैप्टर नेम इज द डेवलपमेंट। तो आइए हम पॉइंट बाय पॉइंट आपके जो आने वाले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में जो टर्म 1 के एग्जाम सीबीएसई टर्म 1 के 2021-22 के जो एग्जामिनेशन 30 नवंबर को जो होने वाला है उससे रिलेटेड है। सो बिल्कुल लाइन बाय लाइन ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे, आपको सारे नोट्स पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे और आपको बुक नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। वेरी शॉर्ट में आपका कंप्लीट रिवीजन ऑफ दिस चैप्टर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हैविंग व्हाट इज द नेशनल इनकम। The national income, we are going to define the development in any country. Suppose we will take the example of the India and America. So we are going to just define the national income. Any country is having the GDP, gross domestic product जो होता है उससे रिलेटेड होता है। यानी कि हम हमारे देश में, पूरी दुनिया में जो नेशनल डेवलपमेंट होती है उसकी जो पैरामीटर, उसकी रूपरेखा होती है, हमारे पूरे विश्व के जो अमेरिका है उसका जो डॉलर है उस पर डिपेंडेंट होता है। तो नेशनल डेवलपमेंट की परिभाषा में हम लोग देखेंगे कि पूरे हमारे ही कंट्री का, यानी हमारे देश की पूरी जनसंख्या, टोटल पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री डिवाइडेड बाय टोटल इनकम, डिवाइडेड बाय टोटल इनकम, जितना टोटल इनकम आ जाता है दैट इज कॉल्ड द नेशनल डेवलपमेंट। तो ये हो गया हमारा नेशनल डेवलपमेंट का। इसके लिए इसमें जो अगला आता है आपका, ये जो हम लोग देखेंगे IMF, वेरी इंपॉर्टेंट रोल है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये एक नंबर का क्वेश्चन बन रहा है आपका, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये आप लोग लिख लीजिए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ये होता क्या है और व्हाट इज द रोल ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि हमारा 1945 के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो बहुत सारी संस्थाएं बनी, उसमें से UN, यूनाइटेड नेशन में ये भी एक बना इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में जो WHO है, वर्ल्ड बैंक, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को पैसा कहां से आता है और वर्ल्ड बैंक को पैसा कहां से आता है। तो मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं यहाँ पर, इस पॉइंट ऑफ व्यू में देखिए यहाँ पर कि ये जो है हमारा WORLD, वर्ल्ड बैंक, यानी वर्ल्ड बैंक को पैसा आने के लिए हमारा IMF जो है ये रिस्पॉन्सिबल है। यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में दुनिया के कुछ कंट्री है जिसमें से अकेले 50% पैसा अमेरिका इसमें सबमिट करता है, डिपॉजिट करता है इस वर्ल्ड बैंक में। यानी यहां से पैसा, IMF से पैसा जाता है वर्ल्ड बैंक को, और वर्ल्ड बैंक से वैसे डेवलपिंग और अनडेवलप्ड कंट्री यहां से लोन लेते हैं, यहां से लोन लेते हैं रेस्ट ऑफ द कंट्रीज, COUNTRIES। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वर्ल्ड बैंक से कंट्रीज, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो, इंडिया हो, अफगानिस्तान हो, जो भी कंट्री ये फंड पैसा ले रहा हो, और ये इसके इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंगली ये पैसा इनको रिटर्न करते हैं और ये इसके अकॉर्डिंगली ये पैसा इनको। यानी कोई भी बैंक ओपन होता है तो यही प्रोसीजर्स है इसका, बैंक्स का। तो ये इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर हमारे भी देश का नेशनल डेवलपमेंट रेशियो डिफाइन किया गया है। दूसरा है आपका इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट मतलब नवजात शिशु मृत्यु दर, समझ लीजिए, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, नवजात शिशु मृत्यु दर। यानी वैसे बच्चे जो जन्म लिए हैं और एक साल के अंदर में कितने रह जा पा रहे हैं, यानी 1000 के रेशियो में कितने बच्चे जीवित रह जा रहे हैं, उस रेशियो को, उस रेट को इन्फेंट मोर्टालिटी रेट कहा जाता है। 1000 एरिया में जो 1000 एक साल के अंदर में जिस बच्चे का जन्म हुआ है उस बच्चे को काउंट किया जाता है, और 1000 में मान लीजिए एक साल में 800 बच्चा ही जीवित रह पाया किसी कारण से, तो यहां पर उसको
इन्फैंट मोर्टेलिटी रेट में ये 80% को माना जाएगा। कैसे? अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं, उस बच्चे की, उस एरिया की हाइजीन्स क्या है, उसका न्यूट्रिशंस का पोषक तत्व तो क्या मिल रहा है, खाने के लिए जो माता पिता को आहार चाहिए, तो ये भी उस कंट्री का सबसे बड़ा रूपरेखा है। तीसरा पॉइंट है आपका लिटरेसी रेट, साक्षरता दर। यानी अगर इस साक्षरता दर को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं तो पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में हमारे कंट्री को ही लेकर देखा जाए तो हमें कितने % लोग हम साक्षर हैं। साक्षर का मतलब होता है, साक्षर का मतलब जिसको अपना नाम लिखने आता हो, वो अंगूठा नहीं लगाता हो, वो हो गया साक्षर। अब आपको इसमें एक और नई बात मैं बता दूं कि साक्षर यानी शिक्षित और साक्षर दो वर्ड है, एजुकेटेड एंड लिटरेट। एजुकेटेड एंड लिटरेट। एजुकेटेड का पैरामीटर होता है हर कंट्री का कि कितने क्लासेस तक वो पढ़े रहेंगे तो वो एजुकेट होंगे, 10 क्लास, 12 क्लास, ग्रेजुएशन। लेकिन साक्षर का पैरामीटर है सिर्फ उनको लिखना आना चाहिए, साइन करने आना चाहिए, अपना नाम लिखने आना चाहिए, पढ़ने आना चाहिए न्यूज़पेपर वगैरह, तो वो ये हो गया। तो ये लिटरेसी रेट्स जो है ये भी यहाँ का पैरामीटर्स है, डेवलपमेंट का सबसे बड़ा रूपरेखा यहाँ तैयार करता है। तीसरा होने के बाद चौथा मैं बता दूं, नेट अटेंडेंस रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 6 साल से जो है 10 साल के बच्चों को स्कूल जाने का जो रेशियो है, दर है, यानी वैसे बच्चे जो कितने बच्चे हैं जो स्कूल छूट जाता है। देयर इज लॉट्स ऑफ द रीजन, बहुत सारे ऐसे कारण हैं कि 1000 बच्चे अगर पढ़ रहे हैं 6 से 10 साल में तो 1000 पे 500 बच्चे ही स्कूल जा पा रहे हैं और 500 बच्चे ड्रॉप आउट हो जा रहे हैं। उसके पीछे का कारण बहुत सारा हो सकता है कि उस आबादी में वो स्कूल की अवेलेबिलिटी काफी उस गांव से काफी दूर हो। खास करके इस नेट अटेंडेंस रेशियो में फीमेल यानी जो लड़कियां हैं उसका रेशियो बहुत ही ज्यादा है। वो ड्रॉप आउट रेशियो लड़कियों का बहुत ज्यादा है। अब इसके रीजन मैं बता देता हूं, सोशल, इकोनॉमिकल, ये दोनों है, सोशल, इकोनॉमिकल, एजुकेशनल एंड पॉलिटिकल, ये चारों का ये एस्पेक्ट्स में नेट अटेंडेंस रेशियो। सोशल कैसे? सामाजिक रूप से हमारे समाज में, गांव में ऐसा ताना माना देखा गया है कि सोचते हैं कि महिलाओं को, लड़कियों को क्या पढ़ाना है, उनको तो चूल्हा चौकी करना है, शादी हो जाएगी, बच्चे पैदा करेंगे और फिर आगे घर गृहस्थी होगा। तो वो मानसिकता में यहाँ पर नेट अटेंडेंस रेशियो गड़बड़ा जा रहा है। दूसरी चीज, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि महिलाएं जो है सोशल इंजीनियरिंग में जैसे कि वो असुरक्षित है। गांव से 5 किलोमीटर की दूरी पर अगर स्कूल है तो कोई भेजना नहीं चाहता है कि जाने का साधन नहीं है, आने का साधन नहीं है, सेफ्टी नहीं है, तो वो वहां भी आपका ड्रॉप आउट रेट हो गया, वहां भी बच्चे नहीं जा पा रहे हैं पढ़ने के लिए। दूसरा चीज, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक के हिसाब से देखा जाए तो ये हम लोग सोचने लगते हैं कि भाई अगर हमारे घर में 20 मेंबर हैं और 4 बच्चे हैं, 20 मेंबर टोटल मिला करके उनके इनकम अगर डेली वेजेस का इनकम है, वो अपना इनकम अगर डेली वर्क नहीं करते हैं तो आज का वो खाना उनके घर पे नहीं बनता है। तो इस हिसाब से वो स्कूल भेजना उचित नहीं समझते हैं। इसमें मैं आप आऊंगा तो लास्ट में बताऊंगा एक और पॉइंट जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको चेंज करने के लिए कोशिश किया है। चौथा पॉइंट है पब्लिक फैसिलिटीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है पब्लिक फैसिलिटीज, यानी किसी भी कंट्रीज के लिए सरकार द्वारा पहुंचाई गई सुविधाएं जो फ्री ऑफ कॉस्ट में हो या मैक्सिमम सब्सिडाइज क्या होता है, यानी अगर 10 रुपए का, मान लीजिए कि 10 रुपए केजी चावल मार्केट में बिक रहा है, वो चावल 2 रुपया केजी आपको दिया जा रहा है, 8 रुपया जो है सरकार अपने किसी दूसरे फंड से उसको मैनेज कर रहा हो, अलग अलग टैक्सेस वगैरह और चीज को मैनेज करके, या एलपीजी सिलेंडर्स हो या पेट्रोल है, ये सब चीज सब्सिडाइज करके। हम मैं 2 चीज बता देता हूं। एक है छत्तीसगढ़ में अभी भी चल रहा है स्कीम 2 रुपए पर केजी, यानी 40 रुपए के हिसाब से मार्केट में 30 रुपए के हिसाब से अगर चावल है तो 2 रुपए पर केजी चावल दिया जाता है। किसको दिया जाता है? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एक मैं बता दूं, यहां पर इफेक्ट करता है बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन। ये मैं आपको अलग से एक्सप्लेन करने वाला हूं अभी। ये यहाँ पर तो पब्लिक फैसिलिटीज में लोगों के लिए जो उसका रहने के लिए घर हो गया, एजुकेशन हो गया, शिक्षा हो गया, उसके बाद सड़कें हो गई, हॉस्पिटल्स हो गए, बैंक्स हो गया, रेलवेज हो गए, एयरवेज हो गया, कितने लोगों को बिजली मिल रही है, ये सारी सुविधाएं उस कंट्री को उसके डेवलपमेंट की, उसके विकास की रूपरेखा तैयार करती है।
जिसमें कि अभी देखिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी बर्थ, जीवन का जो है कि कितने लोगों किस आधार पर उनका जो पोषण आहार मिल रहा है उसके अकॉर्डिंगली कितने साल तक वो जीवित रह रहे हैं। हर एक कंट्री का अपना अलग अलग है। कोई 60 साल के एवरेज में मैक्सिमम लोग एक्सपायर कर रहे हैं, किसी कंट्री में 70 साल में एक्सपायर कर रहे हैं, किसी साल में 80 साल में। अब आप कहेंगे कि सर इससे क्या कनेक्शन है? इसका कनेक्शन है, यानी जितनी ज्यादा ये जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रहेगी उतनी ज्यादा डेवलपमेंट की रूपरेखा रहेगी। जो 80 साल जिस कंट्री में लोग जिएंगे उसको रिटायरमेंट का एज 60 रखेंगे, जो 100 साल जिएंगे उसका रिटायरमेंट का एज 70 रखेंगे, 80 रखेंगे, तो उतना ज्यादा उनको वर्क पावर, मैन पावर मिलेगा। पर कैपिटा इनकम, पर पर्सन जो इनकम हो रहा है यहां पर बहुत ज्यादा इफेक्ट है पर कैपिटा इनकम। यानी अब इसको हम समझाने के लिए मैं बता दूं कि एक सिंपल एग्जांपल ले लीजिए। एक डॉक्टर का अगर सैलरी अगर 1 लाख पर मंथ है, एक इंजीनियर का सैलरी अगर 80,000 है पर मंथ, दूसरा हम बता देते हैं आपको कि जनरल अगर कोई और बिजनेसमैन है उसकी सैलरी कोई ठेला रिक्शा चलाने वाला उसका पर डे का 500 रुपया है। तो ये एक अलग रेशियो है जिसमें कि हम लोग उसको एक साथ ऐड करके, मैंने पहले ही बताया था कि टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन, किसी भी देश की पूरी जनसंख्या, और उसको डिवाइड कर दीजिए किससे? पूरी आबादी, इनकम से। यानी इनकम को डॉक्टर का, इंजीनियर का, रेलवे का, बैंक का, ठेला चलाने वाले का, सबको जोड़ करके डिवाइड करने से उसका पर कैपिटा इनकम निकलता है। इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। यानी किसी भी कंट्रीज के लिए ये इंपॉर्टेंट वर्ड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता दूं कि व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सस्टेनेबल का मतलब समझिए, सिंपल इंग्लिश मीनिंग है सस्टेन। सस्टेन मतलब रुकना, यानी विकास जो है वो रुक चल रहा हो और जिस गति से चल रहा हो उसके ग्राफ का नीचे नहीं जा रहा, उसी गति से चल रहा हो सकता है कि ऊपर ही चला जाए। अब मैं आप जो बुक का आपको एग्जाम्पल डेफिनेशन है, ऐसे तो आपको टर्म 1 के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में एमसीक्यू आने वाले हैं, लेकिन उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको बता देता हूं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द डेवलपमेंट वेयर वी आर यूजिंग द नेचुरल resources. We will use the natural resources without damaging the natural resources to preserving for the next generation. अब हिंदी में समझिए इसको पूरी तरीके से। जो भी कुछ भी हमारे देश में रिसोर्स है, रिसोर्स मतलब संसाधन, वो सारे संसाधन हम बिना कुछ वेस्ट किए हुए, बिना बर्बाद किए हुए उसको इस्तेमाल करें, इस तरीके से इस्तेमाल करें कि आने वाले हमारे और भी जनरेशन है, हमारे बच्चे, उनके बच्चे को भी वो मिले। अब ये आप इसको समझ रहे होंगे। नेचुरल रिसोर्सेस में सबसे इंपॉर्टेंट है आपका वाटर, पीने का पानी। पीने का पानी आज के समय में बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मालूम होगा कि पीने का पानी 3% ही है पूरी दुनिया में, 3% शुद्ध पानी। तो मैक्सिमम पानी इतनी आबादी में लोग को फिल्टर करके पीना बहुत मुश्किल है, एक लिमिटेशन है। कच्चा तेल, क्रूड ऑयल से ही हम लोग, हमारे कंट्री में तो तेल है भी नहीं। 2-3 जगह हमारे यहाँ जो है, एक बॉम्बे हाई सुने होंगे, बॉम्बे हाई समुद्र के किनारे पर, एक असम में है, असम का दिग्बोई याद कर लीजिएगा। ये 2 जगह है। उसके बाद का चीज क्या है? रिफाइनरी, ऑयल रिफाइनरी सेंटर, तेल शोधक कारखाना, यानी तेल का शुद्धिकरण करने के लिए बरौनी में है, और भी बहुत सारे जगहों पर हमारे देश में है। यानी हम जो क्रूड ऑयल, कच्चा तेल मंगाते हैं जिस कंट्री से, वो अपना शिप के माध्यम से, कार्गो के माध्यम से मंगाते हैं, उसको 4 लेवल में फिल्ट्रेशन करते हैं। पहला फिल्टर करके जहाज का ये बनाते हैं, दूसरा पेट्रोल जो गाड़ियां चलती है जानते ही आपको, तीसरा आपको डीजल, फिर चौथा किरोसिन, और लास्ट में जो कचरा बच जाता है वो ग्रीस वगैरह सुने होंगे आप, साइकिल वगैरह में, गाड़ी कार वगैरह में लगता है। तो ये लेवल में यहाँ पर है। तो ये कच्चा तेल का ये हो गया, वाटर का हो गया, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट हो गया आपका फॉरेस्ट, यानी जंगल। जितनी तेजी से हम लोग डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ों की कटाई,
पेड़ों की कटाई जितनी तेजी से हम लोग कर रहे हैं उतनी ही तेजी से और जनसंख्या बढ़ रही है। यानी ये समझ लीजिए कि हमारा जो पौधा है, प्लांट और ट्रीज है, हमें वो प्राणवायु देता है और प्राणवायु ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन हम लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड देने वाला और लेने वाला, ऑक्सीजन देने वाला नहीं रहेगा तो हमारा स्थिति जो इस कोरोना काल में हुआ था, सिलेंडर लेकर हम लोग दौड़ रहे थे, गैस का ऑक्सीजन सिलेंडर कहाँ मिलेगा, तो वो स्थिति आने वाले समय में बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कहा जाए कि सस्टेनेबिलिटी देखा जाए तो पॉपुलेशन यानी जनसंख्या बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है किसी भी कंट्री के लिए, खास करके डेवलपिंग कंट्री के लिए। अगर वो कंट्री पूरी बैलेंस्ड नहीं है, पूरी की पूरी इकोनॉमिक व्यवस्था उस देश की पॉपुलेशन पर आधारित हो जाती है, यानी पूरा पॉपुलेशन वो इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं इकोनॉमिक सेक्टर्स में, मैं उसको अभी एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो ये हो गया, इसके दो पार्ट है सस्टेनेबिलिटी में। यूएनडीपी, ये यूएनडीपी क्या है, एक नंबर का क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी दुनिया के और भी देशों के लिए यूनाइटेड नेशंस जो है, संयुक्त राष्ट्र संघ, हिंदी में समझ लीजिए संयुक्त राष्ट्र संघ जो है, पूरे विश्व के लिए बनी हुई ये संस्था है। यानी विश्व के मानव के विकास के लिए, डेवलप करने के लिए उस देश को सपोर्ट करती है, जो कि मैंने शुरू में ही बताया है। यहाँ पर आईएमएफ है, आईएमएफ से वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक से उसके सारे दुनिया के और सारे कंट्रीज, ये पैसा का इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होता है, हेल्प होती है। तो ये यूएनडीपी जो है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत बहुत सारे ऐसे फंड चलाए जाते हैं। WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, यूनिसेफ है, बच्चों को फ्री में पढ़ाई के लिए, गरीब देश कंट्रीज के लिए। तो ये इस प्रोग्राम के तहत देखा जाता है, परसेंटेज निकाला जाता है कि किस कंट्री में कितने % बच्चे डेवलप नहीं है। अब डेवलप के सेंस में साक्षर नहीं है, एजुकेशन उनकी रुकी हुई है, कितने बच्चों को खाना नहीं मिल रहा है, कितने लोगों को घर नहीं है। तो ये यहाँ पर यूएनडीपी उनको हेल्प करता है। ये पॉइंट है पीडीएस सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पीडीएस हो गया पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मींस जो हमारा जो राशन जिसको आप जानते हैं गांव में जो बंटता है सब्सिडी मिल करके, वो फिर से आ गया पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पब्लिक मतलब हो गया आम जनता, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बांटना, और बांटने की जो तरीका है, प्रक्रिया है, उसको क्या बोलते हैं, सिस्टम बोलते हैं। तो ये सिस्टम्स में हमारे देश में, दुनिया के बहुत सारे देश में ये किया गया कि भाई वैसे लोग जो कि उनके घरों की आमदनी, वो रूपरेखा तैयार किया गया, उनके घरों की आमदनी एक लिमिटेड इस पैरामीटर से कम है, तो उनको चावल का हो, चीनी का हो और दाल हो, ये सारी चीजें, पहले केरोसिन तेल भी हम लोग लिया करते थे, अब केरोसिन तो मिलता नहीं है, सारे गैस सिलेंडर पर खाना बनते हैं। तो ये सिस्टम्स हमारे यहाँ चल रहा हो। उसके बाद मैं बता दूं कि इस सिस्टम्स का कनेक्शन डायरेक्ट यहां से है, बीपीएल से है, बिलो पॉवर्टी लाइन। अब बीपीएल का थोड़ा समझ लीजिए, नई बीपीएल अगर आप समझते हैं तो डेवलपमेंट की रूपरेखा इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझ में आएगा। बीपीएल का रूपरेखा ये है कि हम मैक्सिमम कंट्रीज जो कंपेयरिंग करते हैं, तुलना करते हैं, वो अमेरिका से करते हैं। अब आप समझ लीजिए यहाँ पर कि ये अमेरिका है, ये अमेरिका है, ये अमेरिका है और ये इंडिया है, IND अमेरिका। इसमें क्या है, इस कंट्री में DIA, इस कंट्री में जो बीपीएल के लोग जो है, इनका पैरामीटर्स है कि जिस घर में जिस व्यक्ति के पास कार नहीं है अपना, वो व्यक्ति बीपीएल के अंतर्गत आता है। वही चीज हमारे देश में जब आते हैं तो हमारे देश में जिस व्यक्ति के पास अपनी जमीन नहीं है, अपनी घर नहीं है, लैंड नहीं है, वो लैंडलेस हैं, दे कम्स अंडर द बीपीएल, वो आ जाते हैं बीपीएल के अंदर में, बिलो पॉवर्टी लाइन। तो देखिए कितना स्टैंडर्ड डिफरेंसेस हैं लिविंग और स्टैंडर्ड में। हमारे यहाँ कार जो है लग्जरियस गुड्स में आता है, यानी भोग और विलासिता का जीवन। कार होना अपने आप में बहुत बड़ा चीज माना गया, अरे उनका राज कार खरीदा के आया है, तो ये ऐसे बोलते हैं कि इनके फलाना को कार खरीदा के आया है, यानी समझ में आ गया उनके दिमाग में कि उनके घर में बहुत पैसा है। लेकिन ये अमेरिका को देखिए, यहाँ पर अमेरिका को हम बता रहे हैं कि कार न होना उनका, वो बीपीएल में हो जाते हैं, हमारे यहाँ कार होना वो अमीरी में आ जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी रूपरेखा है, और उसके पीछे की जो कहानी है पूरी की पूरी बीपीएल, IMF से लेकर के पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स
से लेकर के एजुकेशन, तो हम 4 चीजों में पूरे चैप्टर्स को कंक्लूड कर रहे हैं। हम सबसे पहले अगर हम एक्सप्लेन करें तो कहां से स्टार्ट होता है, इसको एजुकेशनली, यानी हम इसको इंपॉर्टेंट नोट्स में देखा जाए तो इसको ड्रॉबैक के साथ साथ इसको रिकवर किया जाए डेवलपमेंट को, तो क्या क्या सुधार होनी चाहिए। पहला सुधार एजुकेशन में, दूसरा सोशल, तीसरा पॉलिटिकल इकोनॉमिकल, और चौथा हो जाएगा आपका पॉलिटिकल। अब मैं आपको पहला बताता हूं एजुकेशनल, यानी मैक्सिमम लोग जब तक शिक्षा प्राप्त नहीं करते हैं, महिला हो या पुरुष हो, खास करके हमारे देश में आज भी महिलाओं का रेशियो जो है पुरुषों से बहुत कम है शिक्षा के लिए। दूसरा मैंने एक और चीज दिखाया था आपको, यहाँ पर इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, यानी अभी भी बहुत सारे ऐसे जिला है, स्टेट है जो लड़कियों को मार दिया जाता है। हमारे समाज में लड़कियां का वहां पर ऐसे सोचा जाता है कि अरे ये लड़की है, तो ये पुरानी जो सुपरस्टिशन है, अंधविश्वास है, इसमें इन्फेंट मोर्टालिटी रेट एक तो वो भी आ जाता है, और दूसरा हमारे गरीबी इतनी ज्यादा है कि हम उसको जो भी कुपोषण के लिए खत्म करने के लिए, माल न्यूट्रिशन खत्म करने के लिए जो उसको विटामिन, प्रोटीन्स, हाइजीन, शुद्ध पीने का पानी, खाना, समय पर वो सारी चेकअप्स के लिए डॉक्टर्स के पास जाने के लिए पैसा, ये सब चीज नहीं मिल पाना अपने आप में एक बड़ा ही विडंबना है, ये चीज है। तो दूसरा मैं बताया सोशल से लेकर के मैंने कनेक्ट किया एजुकेशन से, यानी हम ये हो गया। दूसरा है इसके पीछे का कारण क्या है कि जो हमारे कंट्री में जो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन है अनइक्वल है, अनइक्वल। क्यों? क्योंकि हमारा देश जो है पूरी तरीके से 2/3 जनसंख्या कृषि पर आधारित है, फार्मिंग पर, और फार्मिंग होने के कारण लोगों के पास, अब मैं बीपीएल जब एक्सप्लेन कर रहा था तो मैंने आपको बताया कि लैंडलेस जो हो गए, जिसके पास जमीन नहीं है, अपनी भूमि नहीं है, वो क्या हो गए, वो बीपीएल है, वो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन में है। अगर सरकार हो या किसी भी कंट्री की कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, लोगों को सिर्फ सपोर्ट ही करते रहे तो उस कंट्री की बेसिक जो बुनियादी चेंजेस हैं वो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स में, वो डेवलपमेंट में कभी नहीं होगी। यानी हमारा फंडामेंटल नीड्स क्या है, रोटी कपड़ा मकान। हम रोटी कपड़ा मकान ही नहीं पूरा कर पा रहे हैं तो हम क्या कहेंगे कि हायर शिक्षा, उच्च शिक्षा, अच्छी मेडिकल व्यवस्था, बैंक्स, रेलवे, एयरपोर्ट, अच्छे अत्याधुनिक डिफेंस के लिए मारक क्षमता वाली अत्याधुनिक फाइटर प्लेन्स, ये सब चीज कहां से ला पाएंगे, क्योंकि हम तो अभी बेसिक चीजों में ही फंसे हुए हैं। तो ये यहाँ पर जो है एजुकेशन जो उस तरीके से लोगों को डेवलपमेंट मिला है, एजुकेशन सिस्टम को चेंज किया जाए, उस एजुकेशन सिस्टम्स में लोगों की रूपरेखा, सोशल जो इंजीनियरिंग कहा जाता है, सामाजिक चेंजिंग, वो समाज चेंज में लोगों को ये अवेयरनेस लाया जाए कि सबको पढ़ना जरूरी है, सबको स्कूल जानी जरूरी है, स्कूल के लिए जो सुविधाएं हो वहीं पर बच्चों को वो किया जाए। उसके बाद इकोनॉमिक सपोर्ट के तौर पर इकोनॉमिक सपोर्ट की रूपरेखा उस बेस्ड पर आधारित होनी चाहिए कि लोगों को किसको नीड है एक्चुअली में इकोनॉमिकली। जो ये कोई जो ऑर्गेनाइजेशन में जो कास्ट हो, रिलीजन हो, इस बेस पर जो आधारित है वो उस कंट्री की जो डेवलपमेंट की रूपरेखा में बाधा है पूरी तरह से। और मैं बता देता हूँ पॉलिटिकली भी चेंजेस होनी चाहिए, क्योंकि इंडिया जो है डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतांत्रिक देश है, और हमारे देश के सारे हिस्सों से लोग चुन करके जाते हैं। दिल्ली में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं, अपने अपने राज्य में मुख्यमंत्री बनने के लिए एमएलए होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो वो वहां पर भी वो चीजें चेंजेस नहीं आएंगे, लोगों की मैक्सिमम पार्टिसिपेशन नहीं आएगी तो बदलाव नहीं आएगा। यानी बदलाव के सेंस में ये मैं बोल दूं कि सबसे बड़ा जो इकोनॉमिक्स में ऐसे कहा जाता है कि किसी भी कंट्री की जनसंख्या उसका बर्डन नहीं है, इंस्टीड ऑफ तब तक बर्डन नहीं है जब तक उस पूरी जनसंख्या को यूटिलाइज नहीं किया जाए। हाउ? इसका बेस्ट एग्जांपल कौन सा कंट्री है? हमारा पड़ोसी मुल्क चाइना। चाइना हमसे ज्यादा है, 145 करोड़ के आसपास जनसंख्या होते हुए भी दुनिया की वो सारी चीजों का उत्पादन करता है, यानी उसकी जो पैरामीटर्स है डेवलपमेंट की हमसे बहुत ऊपर है। इसका कारण क्या है कि हम लोग जितनी सारी चीजों को डिस्कस किए हैं उसमें वो उस रूपरेखा में इक्वल है। बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटीज है, लूप्स है, हमारे खामियां है हमारे देश में,
उसको सुधारने की जरूरत है। उसी कॉन्सेप्ट में यहाँ पर जो नेट अटेंडेंस रेशियो का जो सुधारने के लिए है, ये बीच में हमें मिड डे मील का कॉन्सेप्ट लगाया गया। मिड डे मील जानते होंगे, दोपहर का भोजन सरकार द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट में जो गवर्नमेंट स्कूल में जो भोजन की सुविधाएं प्रोवाइड की जा रही है, उससे बच्चे कम से कम स्कूल आए और स्कूल को देखें। तो अपने तरफ से बहुत सारी ऐसी स्कीम चलाई जा रही है, बहुत सारी स्कीम चलाई जा रही है। उसमें से मैं बता दूं, एक और स्कीम है मनरेगा। मनरेगा का नाम सुने होंगे, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। फिर से मैं बता रहा हूं, फुल फॉर्म 1 नंबर का क्वेश्चन, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट स्टार्टेड 2005। कब स्टार्ट हुआ था? 2005 में शुरू किया था। उस समय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। तो मनरेगा का स्कीम स्टार्ट हुआ और उसके बाद मनरेगा के अंतर्गत में ये किया गया कि कम से कम 100 दिन की जो काम है, वैसे लोग जो बीपीएल के अंतर्गत आते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन के अंतर्गत, उनको 100 दिन का काम दिया जाए 365 दिन में। यानी एक साल में कम से कम 100 दिन का काम। वो काम आपको मिट्टी की कटाई रोड का हो, तालाब बनना हो, मछली पालन के लिए हो, रोड कंस्ट्रक्शंस में काम हो, जैसे भी हो, अगर आपके पास काम नहीं है तो 100 दिन का उनको पेमेंट मिलेगा, डायरेक्ट उनके फंड में जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो हमारा भुखमरी का जो स्थिति बने, उसमें भी ये मदद मिलेगा मनरेगा की स्कीम। इस तरह से बहुत सारी ऐसे प्रधानमंत्री सड़क योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, ये सारी योजनाओं का। लेकिन उस योजनाओं में हमें ये समझ में जिस दिन आ जाए कि हमें इकोनॉमिक्स को सपोर्ट करने के लिए अपना जो ऊर्जा है, एनर्जी है, सभी तरीके से ऑल एस्पेक्ट्स में हमें हेल्प करना है, जिसमें कि ये जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज था सस्टेनेबिलिटी, यानी आप सस्टेन कर रहे हैं जो हमें गॉड ने नेचुरली चीज दी हुई है, उसको बचाते हुए हमें बर्बाद नहीं करना है। बिजली को सेव करनी है, पानी को सेव करना है, पेट्रोल डीजल्स का कम इस्तेमाल करना है। क्यों? क्योंकि जिस तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है, उतनी तेजी से गाड़ियां बढ़ रही है। तो होप सो कि ये पूरा का पूरा टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। इसके बावजूद भी आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको आगे क्लियर करूंगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।